दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत हुई नहीं कि हिमालय से दो सबसे बड़ी दर्दनाक आफत आ चुकी है। पहले जोशीमठ और अब इसी हिमालय पर बसे देश नेपाल में इतनी बड़ी तबाही की 72 पैसेंजर्स के साथ एक प्लेन ऐसे हादसे का शिकार हुआ कि अब तक 68 लोगों की डेड बॉडीज को खोज लिया गया है और बाकी के 4 बच्चे की कोई खबर नहीं है। इस पूरी खबर में भारत के लिए भी सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्लेन में 5 भारतीय भी थे और उनके भी बचने की कोई खबर नहीं है और इसके साथ ही इस प्लेन में 14 फॉरेनर्स भी सवार थे। ये घटना नेपाल के पोखरा इलाके में हुई। इसके बाद से ही नेपाल की सेना, आर्म पुलिस और नेपाल पुलिस के साथ ही लोकल सिटीजन्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इससे अब तक किसी को जिंदा नहीं बचाया जा सका है, जिसने इस मुद्दे को इंटरनेशनल खबर बना दिया है। जिसके बाद पूरी नेपाल गवर्नमेंट और पीएम ने खुद इसमें दखल देते हुए हाई लेवल मीटिंग करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, अब जरा इस लड़की को देखिए। इसका नाम है तरुणी सचदेव और इसे लोग रसना गर्ल के नाम से भी जानते हैं। इसने रसना की एड में काफी काम किया। अब हम आपको इस लड़की के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी मौत भी एक प्लेन हादसे में ही हुई थी और वो प्लेन हादसा भी नेपाल में ही हुआ था। महज 14 साल की उम्र में ये छोटी सी बच्ची दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। हम आपको नेपाल के प्लेन हादसे के इतिहास में रूबरू करवाएं तो आप भी इसे एक्सीडेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे। खराब ट्रेनिंग और खराब रखरखाव की वजह से नेपाल में ज्यादातर हादसे होते ही रहते हैं। जैसे कि बात करें 2019 की, तो उसमें भी एक हेलीकॉप्टर एक नेपाल की पहाड़ी से टकरा गया था जो कि काठमांडू जा रहा था। ये हेलीकॉप्टर रास्ता भटकने के बाद क्रैश हो गया था। अब आप कहेंगे कि हम हेलीकॉप्टर के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो ये मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि उस हादसे में नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर रविंद्र अधिकारी और एंटरप्रेन्योर शेरिंग शेरपा और 7 अन्य लोग भी मारे गए थे। अब हाल ही में हुए हादसे के बारे में अगर डिटेल से बात करें तो नेपाल के यति एयरलाइन के ATR 72 प्लेन ने काठमांडू के पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और ये दोनों इलाके ही हिमालय की पहाड़ी इलाके में आते हैं। इस प्लेन में कुल कैपेसिटी 72 सीट की थी, इसलिए 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 72 लोग प्लेन में सवार थे। सब कुछ सही चल रहा था और लगभग यात्रा पूरी भी हो चुकी थी। प्लेन अपने डेस्टिनेशन यानी कि पोखरा के करीब पहुंच चुका था और लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले क्रैश हो गया। लोकल मीडिया की माने तो उनके मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब ये प्लेन लैंड होने की बजाय पोखरा घाटी में बहने वाली सेती नदी की खाई में जा गिरा और उसके बाद जितनी शुरुआती जांच हुई उसके हिसाब से नेपाल के एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया कि प्लेन क्रैश खराब वेदर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी फॉल्ट की वजह से हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये भी कहा गया कि विमान के पायलट ने ATC से लैंडिंग के लिए परमिशन भी ले ली थी। पोखरा ITC की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले अचानक प्लेन में आग के लपटें दिखाई दी और उसके बाद ये हादसा हुआ। इसीलिए फिलहाल मौसम की खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई, ये बात नहीं कही जा सकती। अब असल में इस घटना की असली वजह क्या थी ये तो तभी पता चलेगा जब इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद होगा, जो कि एक बहुत ही हाईली सिक्योर बॉक्स के अंदर रखा गया एक रिकॉर्डर होता है जिसके अंदर पायलट के बीच की सभी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। इस हादसे के बाद से ही नेपाल में जहाजों के उड़ने की खतरे पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 30 साल में नेपाल में अब तक 28 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि रग्ड माउंटेन रेंज, बैड वेदर, पुराने विमान और इनएक्सपीरियंस्ड पायलट्स ने नेपाल को फ्लाइट के लिए सबसे खतरनाक देश बना दिया है और नेपाल सरकार का खुद भी यही मानना है कि यहाँ के पहाड़ नेपाल के पायलट्स के लिए अभिशाप बन गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके साथ कोई खास टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि वो प्लेन 42 साल पुराना मॉडल था। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। इसके बाद 100 से ज्यादा देशों के करीब 200 एयरलाइंस में इस प्लेन को शामिल किया गया।
अब नेपाल को ये समझना होगा कि उसके लिए कोई प्लेन सिक्योर तभी है जब वो नेपाल की पहाड़ी के इलाकों को देखकर डिजाइन किया जाए। लेकिन नेपाल में किसी प्लेन को उड़ान भरने के साथ ही इतने खतरे क्यों आ जाते हैं, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए आपको समझाते हैं कि नेपाल क्यों हवाई जहाज का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सबसे पहले अगर वहाँ की सरकारी एजेंसीज की माने तो नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की डेंजरस जियोग्राफिकल लोकेशन पायलट्स के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट एवरेस्ट के साथ ही उसमें से 8 सबसे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। और तो और नेपाल में महज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सी लेवल से 1338 मीटर ऊपर है, जो कि एक नैरो वैली में बनाया गया है। अब ये वैली इतनी सक्रिय है कि जिसकी वजह से कभी कभी प्लेन को मोड़ने के लिए काफी कम जगह मिल पाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेपाल के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद लुकला शहर का एक एयरपोर्ट दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में से एक है। अब ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए आपको बता दें कि एयरपोर्ट एवरेस्ट के करीब है और ऐसे में एयरपोर्ट को एवरेस्ट का एंट्री गेट भी कहा जाता है। इस एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। अब इस एयरपोर्ट की लोकेशन को समझाने के लिए अगर आसान शब्दों में कहें तो लुकला एयरपोर्ट के रनवे के एक किनारे पर जायंट माउंटेन है और दूसरे किनारे पर खतरनाक खाई है। ऐसे में इस एयरपोर्ट पर कोई नौसिखिया पायलट प्लेन नहीं चला सकता, इसलिए ट्रेंड पायलट्स को हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारने और उड़ान भरने की इजाजत है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी भूल भी प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स की जान ले सकती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नेपाल में जो भी एयरपोर्ट बने हुए हैं वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है और नेपाल के पास इन्हें सिक्योर करने का कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। इसीलिए नेपाल की एयरलाइंस कंपनियों को इन्हीं एयरपोर्ट से काम चलाना पड़ता है। एयरपोर्ट्स की लोकेशन और पहाड़ के बाद अगले कारण की बात करें तो वो है नेपाल का यानी कि हिमालय के मौसम का, जो कि आमतौर पर इतनी तेजी से बदलता है यानी कि खराब होता है कि ये शायद आपको पता ही होगा। और यही मौसम प्लेन की उड़ान को काफी खतरनाक बना देता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलट्स को प्लेन के नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई ना दे, बस धुंध हो या फिर तूफान। साथ ही बर्फबारी से एयरपोर्ट के रनवे काफी खतरनाक हो जाते हैं। इन सिचुएशन में पायलट से होने वाली छोटी सी चूक भी लैंडिंग को जानलेवा बना सकती है। अब ये तो हो गई मौसम और एयरपोर्ट की मुश्किलें। इसके बाद नेपाल के साथ एक और बड़ी समस्या है और वो है आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी। इसीलिए वहाँ पर आज भी बेहतर रेडार और स्टाफ की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से पायलट्स को प्लेन चलाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें क्लियर सिग्नल और मौसम का अंदाजा टाइम पर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही पुराने डिजाइन के प्लेन होने के कारण उनमें ढंग से सेंसर भी मौजूद नहीं होते, जो कि ऑटोमेटिक अलर्ट से पायलट को पहले ही चेतावनी दे दें। इसी कारण आज नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो गई है कि नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपियन कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। अब नेपाल एक ऐसा देश है जिसके पास ज्यादा रिसोर्स और जगह नहीं है, इसीलिए इसमें सरकारी अफसर भी इस बात का फायदा उठाते हैं और अपनी एविएशन को और बेहतर बनाने की बजाय करप्शन में मिले हुए पाए जाते हैं। इसीलिए आज नेपाल की एविएशन अथॉरिटी करप्शन के आरोपों से घिरी हुई है। लेकिन नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन क्रैश आज से 30 साल पहले यानी कि 1992 में हुआ था। दरअसल जुलाई 1992 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतना भयानक क्रैश हुआ कि उसमें सवार सभी 167 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। अब आप इन सभी हादसों से समझ ही सकते हैं कि यहाँ हादसे समय समय पर होते ही रहते हैं। इसीलिए आज इस देश की एयरलाइंस पर भरोसा करना और वहाँ
पर हवाई यात्रा करना इतना खतरनाक हो गया है कि अब कोई भी दोबारा नेपाली एयरलाइंस में यात्रा करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की लापरवाही से किसी भी देश के ऊपर कैसे बैन लग सकते हैं ये नेपाल को अब समझना चाहिए। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। नमस्कार।